हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और हम लोग एपिसोड नंबर 36 में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आज का पहला सवाल पूछा है विजय जी ने। विजय जी ने ये पूछा है कि L3, L4 और L4, L5 दो लेवल पे अगर डिस्क बल्ज हो तो क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पॉसिबल है। तो मैं विजय जी को बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है लेवल्स के ऊपर। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक लेवल पे हो सकती है, 2 लेवल पे हो सकती है, 3 लेवल पे हो सकती है और 4 लेवल पे भी हो सकती है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम हो सकता है कि अगर आपको 2 या 3 लेवल करने हो, बट ये बहुत अच्छी तरह पॉसिबल है। मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में 2 लेवल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत रेगुलरली करता हूं और कभी कभी 3 लेवल स्पाइन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी करता हूं। तो ये जो भ्रांति है कि 2 लेवल पर डिस्क है तो एंडोस्कोपी से नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। समझ का फॉल्ट है। मेरे हिसाब से 2 लेवल एंडोस्कोपी बड़े आराम से पॉसिबल है और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के रिजल्ट्स हम दे चुके हैं जिसमें 2 लेवल एंडोस्कोपी हमने कई पेशेंट्स में करी है। नेक्स्ट सवाल हरजीत सरपंच जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि वो 24 साल उम्र है उनकी और उन्होंने पूछा है कि क्या वो एक्सरसाइज से स्कोलियोसिस ठीक कर सकते हैं। तो देखिए हरजीत जी, स्कोलियोसिस एक्सरसाइज से ठीक करना मुश्किल है। हालांकि सारे स्कोलियोसिस के मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। आप एक्सरसाइज और फिटनेस से भी ठीक रह सकते हैं। खाली वो पेशेंट्स जिनका स्कोलियोसिस कर्व ज़्यादा है, जिनका स्कोलियोसिस कर्व प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार बढ़ना, या फिर वो पेशेंट जिनको स्कोलियोसिस कर्व की वजह से एस्थेटिक डिफॉर्मिटी है, ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी कंसिडर की जा सकती है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखने के बाद, या फिर ये समझने के बाद कि सर्जरी करके कितना फ़ायदा हम अपने मरीज़ को दे पाएंगे। स्कोलियोसिस सर्जरी की प्लानिंग बहुत ही जटिल और कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को देखा जाता है, एक्सरेज को, सीटीज़ को, एमआरआईज़ को। इसके अलावा पेशेंट को समझना पड़ता है, स्कोलियोसिस का कारण अगर मिल पाए तो उसको समझना पड़ता है, क्या इलाज करने के बाद स्थिति बनेगी इसको समझना पड़ता है। कई सारी चीज़ों को समझने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्कोलियोसिस के लिए क्या इलाज करना बेहतर है। हालांकि स्कोलियोसिस एक्सरसाइज से कभी भी ठीक नहीं होती और थोड़ा बहुत विजिबली करेक्ट हो जाए, बट स्कोलियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, कंट्रोल में रह सकती है कुछ हद तक। नेक्स्ट सवाल पूछा है सचिन जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनका मिनिमली इन्वेजिव टीलिफ फ्यूजन सर्जरी हुआ है 4 महीने पहले, तो वो क्या एलिप्टिकल मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो सचिन जी देखिए, बहुत जो आपका सवाल है बहुत जनरलाइज्ड है। आपको फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपकी स्पाइन कितनी अनस्टेबल थी, लिस्थेसिस लो ग्रेड था कि हाई ग्रेड था, कंप्रेसिव सिम्टम्स थे या खाली बैक पेन था, फ्यूजन कितना अभी हुआ है सर्जरी के बाद। ये मशीन यूज़ कर पाना या कोई एक्सरसाइज मशीन यूज़ कर पाना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ऑपरेशन के बाद फ्यूजन हुआ है कि नहीं। यदि अच्छा और सॉलिड फ्यूजन हो गया है, उसके बाद हम मरीज़ को जनरली लाइट एक्सरसाइजेस, स्पाइनल एक्सटेंशन और फ्यूजन के काफ़ी दिनों बाद माइल्ड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी रेकमेंड कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि फ्यूजन हुआ है कि नहीं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन डॉक्टर साहब ने आपकी सर्जरी की है उनसे आप मिलें, उनके साथ मिलकर अपने नए एक्सरेज को या सीटीज़ को देखें और उन डॉक्टर साहब की एडवाइस के अनुसार ही आगे जो भी मशीन आप यूज़ करना चाहते हैं करें, क्योंकि उनको सारी डिटेल्स आपके केस के बारे में पता होंगी। जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता कि एमआई टीलिफ के बाद 4 महीने में कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि अच्छा फ्यूजन 3 महीने से 6 महीने में अचीव हो जाता है, लेकिन हर पेशेंट के लिए अलग अलग है। किसी किसी को फ्यूजन 1.5 महीने में ही होने लगता है, किसी किसी को फ्यूजन 5-6 महीने में होता है। डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन कैसी है, कितना बोन पे स्ट्रेस है, कितना बॉडी हील कर रही है, कितना फ्यूजन हो रहा है। तो बहुत सारे मार्कर्स हैं। तो आपके करंट कंडीशन को देखकर ही ये डिसाइड किया जा सकता है
कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, और उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर वो हैं जिन्होंने आपकी सर्जरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमा अली जी का है। वो यूएई में रहती हैं और उनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस था जिसके लिए उन्होंने सर्जरी भी करवाई, लेकिन वो कह रही है कि उनका बैक पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो देखिए मैम, बैक पेन ठीक होना जनरली फ्यूजन की निशानी होता है। जब अच्छा सॉलिड फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जनरली पेशेंट्स का बैक पेन ठीक हो जाता है, प्रोवाइडेड वो बैक पेन आपको लाइटिक लिस्थेसिस की वजह से हो रहा हो। तो दो ही कारण हैं किसी इंसान का भी बैक पेन ठीक नहीं हुआ है आफ्टर लाइटिक सर्जरी या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस सर्जरी इज, एक तो अभी फ्यूजन नहीं हुआ, या दूसरा बैक पेन का कोई और भी कारण है। बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एडजेसेंट सेगमेंट डिजेनरेशन, कोई डिस्क का अच्छी तरह काम नहीं करना, थोड़ा अल्टरनेट लेवल्स पे डिस्क प्रोट्रूजन होना डिस्कोजेनिक बैक पेन जिसको कहते हैं, या फिर कभी कभी पूरी तरह से हड्डी का फ्यूज ना हो पाना, इम्प्लांट का बैकआउट करना। तो बहुत सारे रीज़न बैक पेन के हो सकते हैं। बैक पेन का एक रीज़न स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है जिसकी आपने सर्जरी कराई है, लेकिन आपके केस में बैक पेन क्यों हो रहा है ये पता लगाने के लिए आपकी डिटेल में जांचें होनी चाहिए, और उसके बाद उन जांचों के आधार पे आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर ये पता लगा पाएंगे कि आपके केस में बैक पेन का कारण क्या है। क्योंकि लिस्थेसिस की सर्जरी आप बता रहे हो, आप करवा चुके हो, अगर फ्यूजन हो गया होता और वही कारण होता बैक पेन का तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। हालांकि जनरली 3 से 6 महीने का टाइम लगता है एक नॉर्मल पेशेंट में फ्यूजन अचीव करने में। तो यदि इतना टाइम पास हो गया है, 6-7 महीने हो चुके हैं, तो हमें कारण ढूंढना चाहिए और इसकी थोड़ी पड़ताल करनी चाहिए। और उसके लिए बेस्ट रहेगा आपके अपने डॉक्टर जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, वो आपको डिटेल में गाइड कर पाएंगे और सही रास्ता दिखा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिलन मोंडल जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि टी-लिफ्ट सर्जरी के कितने दिन बाद काम कर सकते हैं और कितने दिन बाद इम्प्लांट निकाल सकते हैं। तो देखिए मिलन सर, टी-लिफ्ट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। इसको करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ओपन टी-लिफ्ट करते हैं, कुछ लोग मिनिमली इन्वेजिव टी-लिफ्ट करते हैं, MI टी-लिफ्ट सेकेंड जनरेशन, और जो लेटेस्ट जनरेशन है वो है एंडोस्कोपिक टी-लिफ्ट, जिसमें दूरबीन की मदद से या एंडोस्कोप की मदद से टी-लिफ्ट किया जाता है। तीनों सर्जरी ही बहुत इफेक्टिव हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। हालांकि चीरा प्रोग्रेसिवली छोटा होता चला जाता है ओपन टू माइक्रोस्कोपिक टू एंडोस्कोपिक में, और विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा एंडोस्कोपी का होता है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती। चलिए अब बात करते हैं कि टी-लिफ्ट में कितने दिन बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है, कितने दिन बाद काम कर सकता है। तो देखिए यूजुअल काम जैसे उठना बैठना, अपने वॉशरूम तक जाना, अपने नॉर्मल लाइफ के छोटे मोटे काम करना, फॉर एग्जांपल किचन में खड़े होकर चाय बनाना, जैसे ये सारे काम आप सर्जरी के 1-2 दिन में कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप चलना शुरू कर दोगे, वॉशरूम जा पाओगे। मोस्टली मेरे सारे पेशेंट सर्जरी के नेक्स्ट डे चलने लगते हैं और अपने सारे काम करने लगते हैं, बेसिक वाले, जिसमें कि वॉशरूम जाना हुआ, वॉक करना हुआ, अपने आप को बेड से उठाना हुआ, बेड में जाना हुआ। 2 to 3 डेज में मेरे टी-लिफ्ट के पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को आ जाते हैं। हालांकि वज़न उठाना, बाइक चलाना, कार चलाना, कोई झटकेदार काम करना, आगे झुकना, इन सब चीज़ों के लिए मैं पेशेंट को रेस्ट्रिक्शन देता हूं और उनसे बोलता हूं कि मिनिमम टाइम का आपका वेटिंग पीरियड इज़ 3 to 6 months डिपेंडिंग अपॉन फ्यूजन कब तक होता है। 3 महीने में जनरली एवरेज पेशेंट में फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और 6 महीने तक अच्छा फ्यूजन अचीव हो जाना चाहिए। तो इतने टाइम तक एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन और 3 महीने तक बेल्ट का यूज़ अच्छा रहता है। हालांकि कई डॉक्टर्स 6 वीक्स तक बेल्ट का यूज़ कराते हैं, तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड आई थिंक आई रेस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। तो आपके डॉक्टर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। मेरे हिसाब से 3 months ऑफ बेल्ट एंड 6 months ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन अच्छा आइडिया है, लेकिन 3 महीने में भी काफ़ी लोग फिट हो जाते हैं और सारे काम बढ़िया तरीके से करने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ इस एपिसोड से आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो मेरे इस चैनल में कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं। ऐसे करके मेरे से आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की, और मैं कोशिश करूँगा
कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आंसर करूं और श्रृंखला को हम चलाते रहेंगे आपके साथ मिलके। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।